वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपी पीसीएस प्री और आरओ 2023 वाला जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीएस वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं और अभी जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है पीसीएस का, उसके लिए मैंने रिवीजन क्लास शुरू की थी जिसमें हिस्ट्री का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग जो आधुनिक इतिहास है इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो एक साथ देख लेंगे। तो बाकी के टॉपिक तो मैंने पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल, आप उस पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो एक साथ कवर कर लेंगे। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें आप यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम के लिए जीएस का सेक्शन आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। और देखिए, जीएस तो हर सब्जेक्ट हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ रात को 9 बजे वाली क्लास भी फॉलो करनी है जिसमें मैं टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ अभी चला रही हूँ, उसको भी फॉलो करते रहिए। सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छी क्लास चल रही है, दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर विजिट करेंगे आसानी से मिल जाएगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कवर करने के बाद कल मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते चलेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आधुनिक इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसमें कई सारे तथ्य ऐसे आते हैं जिनसे प्रश्न बन सकने की संभावना है, वो सारे एक साथ कवर कर दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है सीताबर्डी का युद्ध। ये अंग्रेज़ों और नागपुर के मराठा शासक थे अप्पा साहेब भोसले, इनके मध्य हुआ था। डेट याद रखनी है, कब हुआ? 1817 में हुआ था। 1817 में ही जून 1817 में अंग्रेज़ों के मध्य एक संधि संपन्न हुई थी जिसको बोलते हैं पूना की संधि। किसके किसके बीच हुई? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच। ग्वालियर की संधि भी याद रखिए, ये होती 5 अक्टूबर 1817 को। किसके बीच? वारेन हेस्टिंग और दौलत राव सिंधिया के बीच। अगला पॉइंट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं कार्यकलाप पर ब्रिटिश संसद की सेलेक्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में वर्ष 1813 में प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इसकी स्थापना किसने करी? तो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने की। कब की? डेट याद करनी है, 1876 में। कहाँ की? कलकत्ता में। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान लीजिए, 1773 में आया था और इसमें जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए 1784 में एक और एक्ट लाया जाता है जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। और यह जो नाम रखा गया इस एक्ट का, वो रखा गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि किस गवर्नर जनरल के समय पर ठगी प्रथा का अंत किया गया, तो उसका नाम है विलियम बेंटिक। और कर्नल स्लीमैन के साथ मिल करके इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया। और कब किया वो डेट याद रखनी है, वो है 1830। फिर अगला पॉइंट है कि जॉन फॉस्टर डलास ने स्वतंत्रता के बाद भारत की तटस्थता की नीति को अनैतिक निष्पक्षता कहा था। पोर्टो नोवो की लड़ाई याद करिए, कब हुई? 1781 में हुई। कहाँ पर? मैसूर में। और हैदर अली और किसके बीच हुई? ये आयरकूट के नेतृत्व में ये हुआ था युद्ध। कौन सा? पोर्टो नोवो की लड़ाई। ठीक है। अगला देखिए, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन स्कॉटलैंड का एक राजनयिक तथा इतिहासकार था जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से गवर्नर रहा था मुंबई का 1819 से 1827 तक। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए दरगाह शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। तो दरगाह शब्द का प्रयोग एक सूफी संत के पवित्र मकबरे की तीर्थ यात्रा के संबंध में किया जाता है। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। कौन सा था? रेड ड्रैगन। भारत में ब्रिटिशों ने सबसे अधिक पूंजी का निवेश किसमें किसमें किया? रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा और शिपिंग पर किया था। नेक्स्ट याद करिए पॉइंट, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये सेंट थोमे के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है बनिस्बत बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 4 परिधि न्यायालयों की स्थापना की थी या इनको आरंभ किया था। इनको सर्किट कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। ये 3 स्थान कहाँ कहाँ थे? बंगाल, बिहार के लिए। ठीक है, 3 बंगाल के लिए थे, 1 बिहार के लिए। थॉमस मुनरो ने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। कई बार एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आती हैं तो इसमें कई मिल पूछ ली जाती हैं।
तो सबसे पहली इसमें जो आपको याद करना है वो है सूती वस्त्र की प्रथम मिल। इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई? तो ये हुई 1853 में मुंबई में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? पारसी कावसजी नाना भाई के प्रयासों से। ठीक है, डेट याद रखिएगा। सूर्यास्त का कानून किससे रिलेटेड है? ये कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित स्थायी बंदोबस्त कानून जो कि 1793 में पारित हुआ। इसके अनुसार यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया जाता था तो जमींदारी नीलाम हो जाती थी, और इसी को बोलते थे सूर्यास्त का कानून। और इसके अंतर्गत कितना क्षेत्र आता था? 19%। अर्थात स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत 19% का क्षेत्र आता था। और ये लागू कब हुआ कानून? तो 1793 में। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड लिटन साहित्य जगत में ओवन मैरिडथ नाम से प्रसिद्ध था, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। वेलेस्ली ने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को निवेशक माना है। और 1905 ईस्वी में एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल हो गया। पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर ब्लॉमफील्ड फुलर था, और पश्चिमी बंगाल का गवर्नर राज्य सरकार के नियंत्रण में था। देखिए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। और किस प्रकार से विभाजन होता है? एक बनाया जाता है पश्चिमी बंगाल और एक होता है पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी वाला जो बंगाल होता है वहाँ पर गवर्नर बन जाता है ब्लॉमफील्ड, और जो पश्चिम बंगाल है वो सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गया होता है। कर्जन के समय पे ही सिंचाई आयोग की स्थापना होती है 1901 में, और इस सिंचाई आयोग का अध्यक्ष बनता है सर सी स्कॉट मॉनक्रीफ। कर्जन के समय पे देखेंगे आप, लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था, और कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? चार्ल्स आयर था। 1599 की बात करते हैं। इसमें जॉन मिल्डन हॉल इसके नाम से एक ब्रिटिश यात्री थलमार्ग से आता है भारत में। पहले तो देखिए, पुर्तगाली आते हैं जल मार्ग से, यहाँ पर स्थल मार्ग की बात हो रही है। तो मिल्डन हॉल आया था जो कि 1599 में आया था थल मार्ग से। और 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर मिल जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। इसकी सफलता के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि अरब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कलकत्ता के प्रभारी मानिक चंद को घूस देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। अगला है यंग हस्बैंड मिशन, जो कि अंग्रेजों द्वारा तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए भेजा गया था। और यह घटना याद रखिए कर्जन के समय की है, 1904 की। नेक्स्ट पॉइंट है जो कॉर्नवालिस है, इसका मकबरा गाजीपुर में स्थित है। ये एकमात्र अंग्रेज है जिसका मकबरा भारत में है, गाजीपुर में। ठीक है, भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना जेम्स मिल ने की थी। फिर देखिए 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते लॉर्ड क्लाइव के सहायक के रूप में वॉटसन को भेजा गया था। देखिए यहाँ पर हम जितने भी तथ्य पढ़ रहे हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। हर तथ्य अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको एक एक फैक्ट याद करना है। जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ रखा है उनके लिए इजी है, याद होगा उन्हें। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तथ्य याद करने के लिए हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे क्लासेस पहले फॉलो करिए, फिर ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है महाराजा गंगा सिंह को 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था। कुशल अकर्मण्यता की नीति पूछा जाता है, इसका संबंध ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई अफगानिस्तान नीति से है। इस नीति का पालन जॉन लॉरेंस के समय से लेकर नॉर्थब्रुक के समय तक किया गया था। ये समय याद रखना है कब से कब तक किया गया। ठीक है, काल कोठरी या फिर ब्लैक होल की घटना बहुत बार पूछी जाती है। ये कब हुई? 20 जून 1756 को हुई थी, और इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। फिर है श्वेत विद्रोह, ये कब हुआ? रिपन के समय पे हुआ था, और रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884। और जो श्वेत विद्रोह का कारण था ये था इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक याद रखना है। ठीक है, अगला है उत्तरकालीन मुगल काल में फतेह चंद प्रमुख व्यापारी था। मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। मराठा राज्यों में सबसे अंत में होलकर सरकार यशवंत राव होलकर ने अंग्रेजों से 25 दिसंबर 1805 में राजपुर घाट की संधि के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट एक्सला सैपल की संधि, ये कब होती? 1748 में। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है तो एक्सला सैपल की संधि से इसकी समाप्ति होती है, और अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल जाता है वापस। सिक्किम का भारत में विलय किसके समय पे हुआ? प्रश्न पूछा गया है, लॉर्ड डलहौजी के समय पे हुआ। और सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट ये किसके समय पर लागू हुआ? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है।
ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की थी और इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था वो याद कर लीजिए, अबुल हसन कुतुब शाह था। अकबर के समय में ही लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया गया था और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की भी स्वतंत्रता दी थी। मुगल शासक अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था और अकबर ने सभी दासों को मुक्त कर उन्हें सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की थी। इसके बाद से इन दासों को चेला कहा जाने लगा। नेक्स्ट है लाठी क्लब। इसकी स्थापना किसने करी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। एस.के. दामले द्वारा संपादित राष्ट्रमत समाचार पत्र तिलक के नेतृत्व वाले गरम दल से संबद्ध होने के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इंपीरियल गजेटियर के बारे में जान लीजिए। इसके संकलनकर्ता थे विलियम विल्सन हंटर। और हल्दी घाटी का युद्ध अब आ गया है तो इसको भी समझ लीजिए। ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति हकीम सूर था। तो यहाँ पर सेनापति भी पूछ लिया जाता है हल्दी घाटी के युद्ध में। और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सैयद अहमद खान, इन्होंने की थी। प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। पहले जब असहयोग आंदोलन की बात होती है तो लाला लाजपत राय इनका सहयोग नहीं देते और बोलते हैं, मतलब इसका अपोज करते हैं, बाद में इन्हीं के पक्ष में भी हो जाते हैं। और स्वराज पार्टी का जो गठन है उसमें आप देखेंगे लाला लाजपत राय भी उसमें शामिल थे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। अर्थात लाला लाजपत राय का कहना था कि साल में एक बार आकर के मिलने से, बात करने से कुछ नहीं होता है। वो मतलब उनकी नीति अलग थी और वो कांग्रेस से सहमत नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इन्होंने कहा था शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, एक बार आते हैं, सब लोग मिलते हैं, बात करते हैं और फिर आगे भूल जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर उनका विवरण दिया था। अगला पॉइंट है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के संस्थापक अवनींद्र नाथ ठाकुर थे। और पूना पैक्ट के बारे में जान लीजिए। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी मदन मोहन मालवीय जी थे। अब अगला पॉइंट इमामबाड़ा से रिलेटेड है जो कि लखनऊ में स्थित है और लखनऊ का शाहनजफ रोड ये जो है ये सिया समुदाय के ऐतिहासिक संबंध से रिलेटेड है। ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में समझिए। इसे वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था या तो असफलता को स्वीकार करना है। और पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की बात की जाए जो कि 1931 में हुआ था और इसमें मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना कब हुई? 1915 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे। अगला पॉइंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में प्रत्यावर्तित हो गया है। 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिला था। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सी.आर. दास को स्वतंत्रता पूर्व के समय में भारत के भविष्य का लेनिन के रूप में जाना जाता था। अब बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जब सुभाष चंद्र बोस रहे थे। पहला तो था हरिपुरा अधिवेशन, दूसरी बार फिर से अध्यक्ष बनते हैं त्रिपुरी अधिवेशन, कल ही पढ़ाया था मैंने। और इसके बाद क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और इस पद के अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला फैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड है जो कि महात्मा गांधी जब खिलाफत आंदोलन से जुड़ते हैं तो उसका इनके द्वारा विरोध किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HRA, ये क्रांतिकारी संगठन था और काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में द्विशासन दोनों मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन किसने किया? तो याद रखिए अमीर हसन सिद्दी ने किया था। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो?
अंग्रेज जा चुके हैं, परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। इस वाक्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में बहस के वक्त कहा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक है, किसकी है ये याद रखिए, दादा भाई नौरोजी की है। ये कब लिखी इन्होंने? 1901 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की सर विलियम जोन्स ने। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता है फिरंगिया, रंजन के द्वारा लिखी गई थी। अगला पॉइंट है मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी और संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती 1791 में। बनारस के निवासी थे जोनाथन डंकन, इन्होंने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली द्वारा हुई थी। 1800 में कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीयों की भाषाओं और रीति रिवाजों के प्रशिक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल 40% व्यय होता था और इस कॉलेज को 1802 में बंद भी कर दिया गया था। 1797 ईस्वी में प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसके किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। देखिए, जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया हुआ है या मेरे साथ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो आपको पता चलेगा ये फैक्ट्स बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इसीलिए ये तथ्य आपको दिए गए हैं जिन्हें आप प्रिपेयर कर लें और इनसे अब आपके प्रश्न गलत ना हों। भारतीय सिविल सेवा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था और बक्सर का जो ये युद्ध होता है सबसे अधिक निर्णायक साबित होता है अंग्रेजों के लिए, जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर कासिम और बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो प्रधान था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रज़ा खान को बनाया था। बक्सर का जो युद्ध होता है इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि के बाद ही ये उपदीवान बनाए जाते हैं मोहम्मद रज़ा। महाराणा रंजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, क्योंकि उनकी जो एक आंख थी केवल उसी से दिखता था, दूसरी आंख की रोशनी जा चुकी थी और इसीलिए वो कहते हैं इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। सिख राज्य का अंतिम राजा था राजा दिलीप सिंह और टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। और कॉर्नवालिस के बारे में जान लीजिए, इसके शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। इंदौर के होलकर राज ने डलहौजी की सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलन बरो के समय में संपन्न हुआ और सिंध पर ब्रिटिश ने 1843 में कब्जा किया था। पेशवाई को वर्ष 1818 में खत्म किया गया। प्राचीन स्मारक का संरक्षण एक्ट गवर्नर जनरल कर्जन के समय पे पारित हुआ था। बात करते हैं ये रीडिंग की। ये जो लॉर्ड रीडिंग था ये भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था और असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन का जो सिद्धांत है इसको दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अब देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में दिया गया है कि इसके दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब आलम बहादुर का खिताब प्रदान किया था और 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला जो वहाबी आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र पटना था। अगला पॉइंट है फराजी विद्रोह के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1838 में और ये बंगाल के फरीदपुर का यह संप्रदाय शरीयतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से प्रभावित हुआ करता था। ये लोग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह की योजना बनाई गई थी और यह विद्रोह 1838 से 1857 तक चलता रहा था। 1862 में दादू मियाँ की ढाका में मृत्यु के बाद उनके बेटे नूह मियाँ ने अपना कार्यभार संभाला, लेकिन उनका ध्यान ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों से हटकर धार्मिक गतिविधियों की ओर चला गया था। अगला तथ्य है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था। माइकल मधुसूदन दत्ता को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध जो रचना थी शकुंतला, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था
और ब्रिटिश सरकार के चार्टर अधिनियम 1813 की बात करते हैं तो इसने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। हंटर कमीशन भी प्राथमिक शिक्षा पर ही विशेष जोर दे रहा था, अर्थात ये जो हंटर कमीशन है ये शिक्षा से रिलेटेड है। अगला जो पॉइंट है ये है मदन मोहन मालवीय के बारे में। तो इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय भारतीय भाषा परिषद अधिनियम समाप्त कर दिया गया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। अब बात करते हैं नील आंदोलन की। इसका जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका संपादित की गई और यह साप्ताहिक पत्र था। इसका प्रथम 11 फरवरी 1933 को पूना में प्रकाशित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता भी प्राप्त की। 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी को गैर कानूनी बना दिया। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन है और जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का जो सुझाव था वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था जब बंगाल का विभाजन हुआ था, और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में अपनाया गया था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना की अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया है इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वो एनी बेसेंट की थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।